नमस्कार, मैं एम कुमार। आप सभी का स्वागत है एसटी मोशन पिक्चर्स में। हम सभी मिले थे पिछली बार अंतर ज्योति बालिका विद्यालय में और अभी मैं उपस्थित हूँ आयुर्वेदिक जीवक पंचकर्म रिसर्च सेंटर पटना में, जिसका 28 वर्षों से संचालन करती आ रही हैं डॉक्टर श्रीमती गिन्नी जाखनवाल जी। और आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं जटिल रोगों से मुक्ति पाने के लिए, यहाँ पंचकर्म कराने के लिए। ऐसे रोग जिनका निदान विदेशों में भी नहीं है, उन रोगों का निदान यहाँ दिया जाता है पंचकर्म के माध्यम से। तो क्या है ये पंचकर्म, कैसे किया जाता है और इसकी विधियाँ क्या क्या है, आइए ये गिन्नी जाखनवाल जी से जानते हैं और समझते हैं कि पंचकर्म है क्या। आइए मेरे साथ।
नमस्कार। नमस्कार मैडम। महोदया, आपके इस चिकित्सालय के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है और व्यक्तिगत रूप से मैं भी कुछ जानता हूँ। तो बड़ी जिज्ञासा थी इन चीज़ों के बारे में जानने की। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा इस चिकित्सालय के नाम से कि इसका नाम जीवक पंचकर्म क्यों रखा गया? ये नाम मैंने इसलिए रखा कि मैं बचपन से ही थोड़ा मनुष्यों के जीवन से प्रभावित थी अच्छा, और जीवक महर्षि हुए हैं राजगीर में। अच्छा, ये किसी महर्षि के नाम के ऊपर? हाँ, ये बहुत बड़े वैद्य थे, ऋषि थे, जिन्होंने माँ महात्मा बुद्ध की चिकित्सा की थी अच्छा, और उनका पंचकर्म किया था। जब मैंने पंचकर्म चिकित्सालय की स्थापना की, जी, तो मैंने इनसे प्रभावित होकर के ही पंचकर्म किया था उन्होंने अच्छा, भगवान बुद्ध का। उसके बाद ही उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है, जी, कभी फिर बीमार नहीं पड़े वो। बीच के मध्य के अवधि में जीवन की वो रोगी हो गए थे, उसके बाद उनकी चिकित्सा जीवक ने पंचकर्म की की, चिकित्सा। महर्षि जीवक ने, जी, जो राजगीर में स्थित थे। उसी हिसाब से मैंने अपने चिकित्सालय का नाम जीवक पंचकर्म रखा। तो आपने वहाँ से आधार लिया। आधार लिया। जी। जी हाँ। गिन्नी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो शब्द है पंचकर्म, ये कहाँ से आया और इसका क्या मूल अर्थ है? पंचकर्म आयुर्वेद की अनूठी चिकित्सा है। पंचकर्म आयुर्वेद का बेस है। पंचकर्म शोधन है और जो औषध पिलाई जाती है वो शमन है। शोधन और शमन मिलके ही पूर्ण आयुर्वेद होता है। पंचकर्म के द्वारा शरीर से उत्पन्न हुए दोषों को बैलेंस करके रखा जाता है और बढ़े हुए दोषों को निकाल दिया जाता है। वात पित्त कफ ये 3 दोष होते हैं शरीर में, जो बैलेंस अगर हैं, अगर संतुलित अवस्था में है तो हम स्वस्थ हैं। कहते हैं समदोष समाग्निश्च समधातु बल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। यानी कि अगर आपका समदोष, तीनों दोष, 13 अग्नियाँ, 7 धातुएं, मल और मूत्र बैलेंस हों तो भी आप स्वस्थ नहीं कहलाते हैं, जब तक कि आपकी मन, इंद्रिय और आत्मा प्रसन्न नहीं हो। यानी कि हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से स्वस्थ रहना अनिवार्य है, तभी स्वस्थ की परिभाषा परिभाषित होती है। इसका मतलब पंचकर्म मानसिक दोषों और शारीरिक दोषों दोनों को ही पूर्ण करता है, ठीक करता है। दोषों की चिकित्सा है पंचकर्म। पंचकर्म से बहुत सारे रोगों का मतलब शरीर की प्रकृति को भी काफ़ी रूपों में ये परिवर्तित कर देता है और हर प्रकार से व्यक्ति को फिट करता है। अभी के परिवेश में बहुत बुरी दशा जारी है हमारे संसार की, विश्व स्तरीय इतनी व्याधियां बढ़ रही हैं। इनके निराकरण के लिए हमारी ये कथन है हमारा कि अगर पंचकर्म का सहारा प्रत्येक व्यक्ति ले और अपने शरीर का शोधन करा ले तो उसे कभी भी बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो स्वस्थ रहेगा व्यक्ति। इसलिए आज के समाज के लिए पंचकर्म की बहुत नितांत आवश्यकता है। पंचकर्म चिकित्सा का वरदान है आयुर्वेद का। आज समझने की जरूरत है कि पंचकर्म को लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। और पंचकर्म एक चीज़ है कि जितनी भी डिजीज़ है यानी रोग है, प्रत्येक रोगों को समूल नाश करता है और इसके 3 स्टेप होते हैं। रोगों का नाश करना, अपने शरीर का व्याधि क्षमता प्राप्त करना, मतलब उसकी रक्षा करके रखना, और तीसरा है कायाकल्प। कायाकल्प की चिकित्सा भी पंचकर्म ही द्वारा की जाती है। तो इन चीज़ों के द्वारा हम अपने मन और शरीर को हमेशा स्वस्थ बना के अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं, जो आज संभव नहीं होता। हम प्रकृति से दूर हो गए, अपने से दूर हो गए, खुद से दूर हो गए, किसी बातों का भान नहीं रहता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो इन चीज़ों को यदि हम समझने लगें, आज प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे बड़े बूढ़े बहुत अनियमित रूप से आहार विहार
अपना खान पान दिनचर्या नियम रख रहे हैं, थोड़ी सी आवश्यकता है उसमें सुधार की। इसीलिए पंचकर्मा की हमारे जीवन में आज बहुत आवश्यकता हो चुकी है और प्रत्येक व्यक्ति को पंचकर्मा कराना अनिवार्य है, ये हमारा कथन है। महोदया, आपने पंचकर्म के विषय में बताया। मैं जानकर सच में अचंभित हूँ कि ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि पंचकर्म के माध्यम से किन किन रोगों का निदान हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। आप देख रहे हैं आज के ज़माने में डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिजीज़, हार्ट अटैक होना इतना ज़्यादा, आर्थराइटिस, बोन रिलेटेड डिजीज़, स्किन डिजीज़, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कैंसर जैसी बीमारियां। यूं तो पंचकर्मा सभी रोगों में किया जाता है, लेकिन ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि यदि पंचकर्मा की चिकित्सा ली जाए तो आप मधुमेह, थायराइड, हृदय रोग, चर्म रोग इत्यादि बहुत सी बड़ी बड़ी व्याधियों से, गठिया आर्थराइटिस बोलते हैं, उनसे आप वंचित रहेंगे। हर प्रकार की बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे बड़ा है मधुमेह, आज के ज़माने में एक चैलेंज है डायबिटीज़ को ठीक करना। तो ये जानना आवश्यक है कि पंचकर्मा द्वारा ये ठीक कैसे हो जाता है। किडनी डिजीज़, किडनी का प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ गया है। पंचकर्मा आपके स्रोतों के अवरोध को दूर करता है, यानी आपके ब्लॉकेज को दूर करता है। स्रोत माने का केवल कार्डियक डिजीज नहीं, पूरे स्रोतों को शरीर के उनके जो अवरोध है उनको दूर करता है। जब अवरोध दूर हो जाता है, आपके अंग में जितने वाइटल पार्ट्स हैं वो फिर से रिजुविनेट यानी कि नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरण हो जाता है उनका। तो स्वाभाविक है कि आप जैसे थे पहले, आप स्वाभाविक रूप में आना शुरू हो जाते हैं और आपको उसके बाद पंचकर्मा चिकित्सा के बाद औषधियों की आवश्यकता भी कम पड़ती है या कभी नहीं पड़ती है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, अदर भी बहुत सी बीमारियों के लिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं, जो आजीवन खानी पड़ती हैं, उनसे भी इंसान वंचित हो जाता है। तो सभी प्रकार के बहुत जटिल से जटिल बीमारियों में पंचकर्मा का प्रयोग करते हैं हम लोग। पंचकर्मा के लिए शरीर की अवस्था नहीं देखी जाती। 2 साल से लेकर के 90 से ऊपर के लोगों का पंचकर्मा सफलतापूर्वक किया जाता है। महोदया, आपसे ये जानकारी चाहूँगा, जब पंचकर्म किया जाता है तो पंचकर्म करने के दौरान चरणबद्ध तरीके से क्या-क्या विधियाँ अपनाई जाती हैं? पंचकर्म जैसा नाम है वैसा काम। पंचकर्म यानी कि मुख्य जो क्रिया होती है उसकी वो 5 होती है। वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और शिरोविरेचन। लेकिन जैसे किसी भी स्टेप को करने के पहले उसके भी पूर्व कर्म होते हैं। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात्य कर्म। पहले क्या करना है? पंचकर्म, मेन पंचकर्म के पहले पूर्व तैयारी होती है शरीर की। उसके बाद मुख्य पंचकर्म दिया जाता है, उसके बाद पाश्चात्य दिया जाता है। तो मुख्य रूप से जो मेन क्रियाएं होती हैं वो है अभ्यंग। अभ्यंग यानी मसाज, एक औषधीय तेल से शरीर की पूरी एक शास्त्रीय विधि से, क्लासिकल मेथड से मालिश की जाती है ताकि आपके स्रोत खुल जाएं और जो दोष आपके शरीर में जमे पड़े हैं वो अपनी जगह से हट जाएं। उसके बाद तत्पश्चात अभ्यंगम के बाद स्वेदन की क्रिया होती है। यूँ तो स्वेदन बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से साधारण पंचकर्मा होने पर नाड़ी स्वेद, सर्वांग स्वेद, ये 2 मुख्य रूप से, षष्ठीशाली पिंड स्वेद, वालुका स्वेद, तिंताक स्वेद, बहुत सारे स्वेद हैं, अश्मघन स्वेद। इन सब स्वेदों के द्वारा
चिकित्सा की जाती है, यानी कि स्वेदन का मतलब पसीना बाहर निकालना किसी भी रूप से। पसीना तो धूप से भी बाहर आ जाता है, जो उसको आतप स्वेद बोलते हैं। लेकिन चिकित्सालय में जो स्वेदन होता है वो मुख्य नाड़ी स्वेद और सर्वांग स्वेद, बालिका स्वेद। उसके द्वारा जो आपको औषधीय तेल से मालिश की जाती है, उस औषध को अपने वाहिनियों तक पहुंचाने के लिए स्वेदन का बड़ा महत्व होता है और वो दोषों को विगलित करके कोष्ठ में लाकर रखता है। यह हो गया स्वेदन। उसके बाद नस्य की क्रिया की जाती है। नस्यम, आप जानते हैं कि मस्तिष्क का द्वार नाक है। मस्तिष्क की चिकित्सा नाक के द्वारा की जाती है। आज के ज़माने में मॉडर्न साइंस भी इस बात को मान चुका है और ब्रेन का ऑपरेशन थ्रू नोज दिया जा रहा है। तो हमारे आयुर्वेद में मनुष्यों ने उस समय से, जब से सृष्टि तब से आयुर्वेद, तो मनुष्यों ने उसी समय से मस्तिष्कगत दोषों को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम को हटाने के लिए नस्य की क्रिया बताई। नस्य भी कई तरह के होते हैं, थ्रू नजल ड्रॉप्स, पाउडर्स, है ना, इन सब चीज़ों को धारण कराया जाता है जो ब्रेन तक पहुंचता है और नस्य की क्रिया होती है। नस्य के बाद वस्ती चिकित्सा की दी जाती है। वस्ती चिकित्सा ये वात दोषों को निकालने का बहुत बड़ा जरिया है। वात रोग को वस्ती चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जाता है और ये व्यापक रूप है, इसका बहुत बड़ा रूप है पंचकर्मा में वस्ती का। हमारे आंतों के द्वारा औषधियाँ एब्जॉर्ब कराई जाती है। थ्रू एनस दवा चढ़ाई जाती है, उसको अनुवासन कहते हैं, निरूवस्ती कहते हैं, मात्रावस्ती कहते हैं। तो इन वस्तियों के द्वारा शरीर में आपके विकारों को जो कोष्ठ में आ चुके हैं उनको शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। और साथ ही जो आपको रोग है, उस रोगों के तहत जो औषधियाँ सेलेक्ट की जाती हैं वो थ्रू एनस यानी वस्ती चिकित्सा के द्वारा शरीर में एब्जॉर्ब करा दी जाती है, तो आपके मस्तिष्क तक भी जाती है। सभी प्रकार की वस्तियाँ होती हैं, बहुत तरह की वस्तियाँ होती हैं, हर रोगों की अलग अलग वस्तियाँ होती हैं। ये हो गया वस्ती क्रिया। दूसरा है शिरोधारा। शिरोधारा पंचकर्म की बहुत खूबसूरत चिकित्सा है। खूबसूरत चिकित्सा या बड़ी प्रभावशाली चिकित्सा मानते हैं। सिर के ऊपर मानसिक गत दोषों के लिए, मानस रोगों के लिए, डिप्रेशन के लिए, हाइपरटेंशन के लिए या अपने सेंस ऑर्गन को डेवलप करने के लिए। हमारा हेड तो जानते ही, मस्तिष्क तो हेड है, हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस को बैलेंस रखने के लिए हम शिरोधारा चिकित्सा देते हैं। शिरोधारा में विभिन्न प्रकार के औषधियों से एक सतत धारा चलती है मस्तिष्क के ऊपर और उससे काफ़ी लाभ महसूस होता है। और हमारे अपने चिकित्सा काल के दरमियान ऐसे ऐसे चमत्कारिक रोगों का इलाज संभव हुआ है जो मुझे देखने में आया जीवन में, और इस विषय से हम आपको बहुत पूर्ण विश्वास के साथ इसको हम आपको बता सकते हैं कि इसका लाभ कितना ज़्यादा होता है। आज हमारा जो यंग जनरेशन है डिप्रेशन से ग्रस्त हो चुका है। इतना ज़्यादा हाईली डिप्रेशन में बच्चे रहते हैं, युवा रहते हैं, बूढ़े तो रहते हैं स्वाभाविक रूप से। तो इसके लिए ये शिरोधारा की चिकित्सा बहुत लाभ करती है। फिर आता है हमारा नेत्र तर्पण। आई ट्रीटमेंट के लिए नेत्र तर्पण की चिकित्सा दी जाती है।
कर्णपूरण। कर्णपूरण कान के किसी भी व्याधियों को, बाधिरपन को या कर्णनाल किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए हम लोग कर्णपूरण करते हैं। हृदयवस्ती, जानुभस्ती और ग्रीवावस्थी, कटिवस्ती, इस तरह की वस्तियां हैं जो पर्टिकुलर बोन रिलेटेड डिजीज को, हृदयवस्ती हृदय धारा जो हृदय के लिए दी जाती है, और जानुभस्ती घुटनों के तकलीफ के लिए दी जाती है, दर्द के लिए, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। आज बहुत ज़्यादा हमारे समाज में बढ़ गया है, काफ़ी घुटने खराब हो रहे हैं लोगों के। तीसरा आपका कटिवस्ती, लंबर का प्रॉब्लम, हमेशा लैपटॉप पे बैठे रहना, झुक के काम करना, घंटों बैठना, इन सब कारणों से यूथ हमारा एकदम डैमेज हो रहा है। सब छोटी सी उम्र में मैंने अपने चिकित्सा काल में देखा, 20, 22, 25 से लेकर शुरू होता है और कमर का दर्द शुरू हो जाता है लोगों को। इसके लिए कटिवस्ती बहुत लाभकारी है। और चिकित्सा में हमारे ग्रीवावस्थी तो हो ही गई, ग्रीवावस्थी यानी कि स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ग्रीवावस्थी दी जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस पंचकर्मा की चिकित्सा में दी जाती है। साथ में हमारा सौंदर्यीकरण के लिए बहुत अच्छा अनूठी चिकित्सा है, वो उसको फेस ट्रीटमेंट कह सकते हैं। अपने सौंदर्य का प्रसाधन बढ़ाने के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रकार की चिकित्सा मैं देती हूँ। मैम, आपने पंचकर्म के बारे में जितनी भी चीज़ें बताई वो मुझे बहुत ही डिवाइन लगा अपने आप में। लेकिन तब ये जानना चाहूँगा आपसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको जो लेने के डोजेज़ होते हैं या जो तरीका होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो पंचकर्म है, इसे कब-कब कराना चाहिए और कितनी बार कराना चाहिए? मैडी जी, आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा किया कि पंचकर्मा कब और कितनी बार कराना चाहिए। पंचकर्मा यूँ तो प्रत्येक व्यक्ति को कराना चाहिए और वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए। पंचकर्मा दोषों की चिकित्सा है, तो पंचकर्मा के लिए नाड़ी देखना अनिवार्य है। रोगी की नाड़ी का परीक्षण करके ही पंचकर्म देना चाहिए, क्योंकि ये दोषों को बैलेंस करता है। दोषों, बढ़े हुए दोषों को निकालना, उनको बैलेंस करना, ये इसका काम है। तो नाड़ी के हिसाब से पंचकर्मा किस तह तक हमको, किन धातुओं तक पहुंचना है। मान लीजिए अस्थि धातु खराब हो गई, यानी बोन रिलेटेड डिजीज हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लंबर प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो इसमें कितने दिनों में हम उस अस्थिगत जो विरूपता है उस तक हम पहुंच सकते हैं, ये पहला पॉइंट है। ये नाड़ी से ही अवगत होगा कि हम कितना समय लगाएंगे, कब तक जाएंगे। यूं तो नॉर्मली प्रत्येक व्यक्ति को 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर एक कोर्स पंचकर्म का लेना चाहिए सामान्य रूप से। अन्यथा जो रोगी हैं उनके रोगों के हिसाब से ही पंचकर्म का कोर्स निर्धारित किया जाता है। वो 11 दिन, 12 दिन से लेकर 3 महीने तक का हो सकता है। ये बात है। वर्ष में एक बार जरूर होना चाहिए। हमारे हिसाब से जो हम चिकित्सा देते हैं वो कभी कभी तत्काल भी होती है, जो बीच में 2 महीने 3 महीने पर भी लिया जा सकता है, 2 दिन 3 दिन का भी लिया जा सकता है। 1 या 2-3 दिन की ली हुई चिकित्सा भी आपके रोगों को आपके शरीर से बाहर निकाल फेंकती है और आपको राहत देती है। महोदय, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमें अमूमन तब ज़रूरत पड़ती है किसी चिकित्सा की जब हम अस्वस्थ होते हैं, तो हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हम बीमार ही ना पड़े? बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हमें क्या करना चाहिए कि हम बीमार ना पड़े। ये तो बड़ी अच्छी बात है, सभी को ऐसा सोचना चाहिए। देखिए मैडी जी, स्वस्थ रहने के लिए
कुछ कुछ चीज़ों का बहुत बड़ा सहारा लेना पड़ेगा आज के ज़माने में। जैसे हम आहार क्या लेते हैं, आहार, विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, योगाभ्यास, प्राणायाम, विरुद्ध आहार का सेवन ना करना, अच्छे विचार का रखना, आचार संहिताओं का पालन करना। आचार संहिता आपने नाम सुना होगा, लेकिन हमारे जीवन में भी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, मतलब मनुष्य की आचार संहिता लागू होती है कि उससे भी हमारे शरीर का परिमार्जन होता है और शोधन होता है, मानसिक शोधन होता है। अच्छे विचारों को रखना, बीज बोना। अगर मन अच्छा होगा तो शरीर अच्छा होगा, और शरीर अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा ही, बनाना पड़ेगा आपको। तो शुद्ध आहार। आज हमने देखा कि बहुत ज़्यादा शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इस तरह का प्रॉब्लम, ओबीज होना, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो आहार में मेरा ये कहना है कि आप जौ का इस्तेमाल हम लोगों ने करना बंद कर दिया है अपने आहार में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जौ का आटा, जौ का दलिया, इसका सेवन करना शुरू करें, प्रारंभ करें। इससे आपका मोटापा भी कम होगा और शुगर व पेशेंट को, या थायराइड के पेशेंट को, या ब्लड प्रेशर, कार्डियक पेशेंट को भी ये बहुत लाभ देगा। दूसरा है जो प्रोसेस फूड है, जंक फूड है, इन सब चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना। और विरुद्ध आहार जो मैं बताने जा रही हूँ, ये आज के ज़माने में बिल्कुल लोग भूल गए हैं। माता पिता ही नहीं जानते तो बच्चे को कैसे नहीं रखेंगे ठीक। तो विरुद्ध आहार का सेवन कराते हैं, दूध का सेवन कराते हैं नमक के साथ, नमकीन चीज़ों के साथ। दूध अमृत है, लेकिन आज का दूध जो पूरी तरह से रासायनिक होता चला जा रहा है, विषाक्त हो रहा है, तो दूध का सेवन नमक के साथ ना किया जाए कभी, नमकीन चीज़ों के साथ। वो दोष उत्पन्न करता है और वो शरीर में अवरोध उत्पन्न करता है। बहुत तरह की बीमारियां जो हो रही हैं, वो स्किन डिजीज तो खासकर, जो अब आप जानते होंगे कि लोग सब्जी भी खा रहे हैं और दूध भी पी रहे हैं, ठीक है। आपको पता ही नहीं है कि इनके साथ इसका क्या विरोध था। तो विरोधी आहार का सेवन जानना हर इंसान को आज ज़रूरी है। मैं आगे आप लोगों को इस विषय में जागरूक करना चाहूँगी, समाज को, कि कम से कम ऐसा काम ना करें कि आपको स्वतः ऐसी बीमारियां हो जाएं अनजाने में, जो विरुद्ध आहार का सेवन करने से होती है। विरुद्ध आहार को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां विरुद्ध आहार से होती हैं। और उसके अलावा हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। दिनचर्या आपकी होनी चाहिए, वो प्रकृति के साथ जुड़ के होनी चाहिए। सूर्य से हमारा संबंध है, आयुर्वेद सूर्य से चलता है, जठराग्नि सूर्य से दीप्त होती है आपकी। आपका आहार, सभी जीवों का आहार श्रृंखला सूर्य से ही संबंधित है, पाचन आपका सूर्य से संबंधित है। तो सुबह का आहार सूर्य से हल्का होना चाहिए। जैसे जैसे सूर्य ताप पे जाता है और उच्च होता है दोपहर में, तो उस समय भोजन आपको ठीक से करना चाहिए और संध्या होते होते भोजन को हल्का रखना चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है। ये तो सूर्य की बात हो गई। बाकी दिनचर्या में जो नस्य की प्रक्रिया, जो मैंने अपंचकर्मा में बताया, ये बड़ी स्वाभाविक है। तो नस्य की प्रक्रिया, नाक में एक औषधि डालना या स्वाभाविक रूप से तेल डालना, जो पहले किया करते थे लोग, नित्य डाल करके आपके अपने स्रोतों को, अवरोध को दूर करना, ये होना चाहिए। नेत्र तर्पण भी स्वाभाविक प्रक्रिया में आता है, इसलिए पहले लोग चश्मा नहीं लगाया करते थे। आंखें बहुत सजग होती थी लोगों की, अच्छी होती थी। तो नेत्र तर्पण की चिकित्सा ये व्यवहारिक रूप से होनी चाहिए दिनचर्या में। इसी प्रकार से हमारी दिनचर्या भोजन के साथ साथ, आपके आहार के साथ साथ, विरुद्ध आहार के साथ साथ, जो समय अनुकूल जो चीज़ होती है, ऋतु अनुकूल जो चीज़ होती है भोजन में,
जो भोजन में जो चीज समय के साथ चलनी चाहिए वो दिया जाता है। जैसे कफवर्धक आहार सुबह को नहीं लेना चाहिए, जो कफ की वृद्धि करता है। पित्तवर्धक आहार दिन को नहीं ज्यादा लेना चाहिए, पित्त की वृद्धि करता है, उसका मैं कारण बताती हूँ। और वायुवर्धक आहार रात्रि को नहीं लेना चाहिए, इसका कारण मैं बताती हूँ। नेचर में, प्रकृति में और शरीर में ये दोनों दो तरह से बढ़ते हैं। नेचर में कफ दोष सुबह बढ़ता है, दिन को पित्त बढ़ता है, रात को वायु बढ़ता है। सेम हमारे शरीर में सुबह में कफ बढ़ता है, दिन को पित्त बढ़ता है, रात को वायु बढ़ता है। तो जो आहार कफवर्धक है उसका वो अपोजिट लेना चाहिए, यानी कि ठंडी चीजें सुबह नहीं लेनी चाहिए। स्वस्थ रहने का बहुत सारा कारण है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमें किस समय क्या लेना चाहिए, तो आपको कोई जल्दी बीमारी नहीं होगी। इसी तरह से ऋतुचर्या, जो ऋतुओं के हिसाब से जो प्रावधान बताया गया है, किस ऋतु में क्या आहार लेना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसका भी ध्यान सभी को करना चाहिए 6 ऋतुओं के हिसाब से। और संधि काल में जरूर स्नेहपान अविरेचन जरूर करके अपने कोष की शुद्धि भी करनी चाहिए, ताकि जो भी आपके शरीर में विकार उत्पन्न हुए हो वो स्वाभाविक रूप से निकल जाएं। तो ऋतुचर्या के साथ भोजन करना चाहिए और उसी हिसाब से रहना चाहिए। बाकी हमारे साथ क्या है, वो है प्राणायाम और योग। योग प्राणायाम हमारे जीवन का एक बड़ा बहुमूल्य भाग है, जो हमें स्वस्थ रखता है, हमारे शरीर को चलायमान बनाने के लिए और हर इंद्रियों को बहुत पावरफुल रखने के लिए, शरीर में हर गतिविधियों को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए और अपनी क्रियाओं पर अपना पूरा अंकुश रखने के लिए, और मन पर भी अपना योग द्वारा आप उसको डेवलप कर सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। मन अच्छा रहेगा तो शरीर अच्छा रहेगा, स्वाभाविक है। तो योग का होना और प्राणायाम का करना ये बहुत ही आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति को। ये बचपन से बच्चों को ही सिखाना चाहिए। बच्चों को बताइए, आप स्वयं कीजिए, बच्चों को बताइए। बच्चे धरोहर हैं, हम तो बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन बच्चे हमारे आज की नींव हैं। समाज को अच्छा करना है तो बच्चों को सिखाना होगा, और वहाँ से उनको योग प्राणायाम के द्वारा और आहार के द्वारा, जो शुद्ध आहार है उनका सेवन, और ये जो विरोधी आहार है इन सबों को बताना, ये भी हमारा कर्तव्य है, ताकि ये बीमार हमारा समाज ना पड़े। अब बहुत बुरी दशा में हम देख रहे हैं कि समाज जीर्ण हो गया है एकदम। जिस व्यक्ति को देखी कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि स्वस्थ है, तेज है चेहरे में। बच्चे के चेहरे निस्तेज हो चुके हैं। ये मोबाइल हो या नेट का ज़माना हो या आहार हो, व्यवस्था हो और विचार हो, विचार भी वैसे ही हो गए हैं। तो इनको संजो के रखना ये हमारा कर्तव्य है, और अच्छे से अच्छे रूप से पालन करना। ये हमने देखा है अपने जीवन में कि आप जो खाएंगे, जैसे कहते हैं जैसा खावे अन्न तैसा पावे मन। तो आप खाएंगे अच्छा आहार तो आपका मन और शरीर दोनों अच्छा बनेगा, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैम सच में आनंद आ गया आपकी बातों को सुनकर, बहुत अभिभूत हूँ, बहुत मज़ा आया। और आप ने जितनी गहराई भरी बातें बताई आयुर्वेद के बारे में, पंचकर्म के बारे में, ये सच में मुझे अचंभित कर रहा है। लेकिन एक बात और पूछना चाहूँगा, समय की कमी है तो आखिरी प्रश्न है ये मेरा, ठीक है? अभी आधुनिक समय चल रहा है और इस आधुनिक युग में बहुत सारे रोग हैं जो जिससे लोग व्यथित हैं, परेशान हैं। लेकिन इन तमाम रोगों के बीच में एक ऐसा रोग धीरे धीरे बढ़ रहा है जो एक बहुत बड़ा बाजार बना रहा है चिकित्सा जगत में, और ख़ास करके जो युगल जोड़े हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको ये पता भी नहीं होता कि वो इस रोग से ग्रसित हैं, और बाद में काफ़ी पैसे खर्च करने के बाद भी उनको रोगों का निदान लंबे समय तक नहीं मिल पाता। वो है इनफर्टिलिटी। तो क्या पंचकर्म इनफर्टिलिटी से संबंधित समस्याओं को जड़ से मिटा सकता है? बहुत अच्छा ज्वलंत प्रश्न आपने किया है कि आज के ज़माने में जो इनफर्टिलिटी की समस्या है बहुत बढ़ गई है। संतान उत्पत्ति
ना करना भी एक समस्या उत्पन्न हो गई है, और जो लोग चाहते हैं उन्हें संतान ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी दोनों ही समस्याएं हैं। इनफर्टिलिटी के लिए आयुर्वेद में बहुत प्रकार की चिकित्सा बताई गई है, विभिन्न प्रकार की। अब पंचकर्म तो खासकर उसकी विशेष चिकित्सा है, जिसमें उत्तरवस्ती पूर्ण शोधन के बाद उत्तरवस्ती के साथ एक चिकित्सा का प्रावधान बताया गया है, जिससे बहुत सफलता मिलती है। और आज आपने देखा है कि बहुत सी चीज़ें आई हुई हैं, लोग भटकते रहते हैं, कपल परेशान रहते हैं, उनको बहुत सी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हमारा आयुर्वेद इस विषय में बहुत गहन अध्ययन रखता है और कारगर होता है। ऐसी सी औषधियाँ हैं जिनसे संतति निर्माण में बहुत लाभ होता है। जैसे आजकल के खान पान, रहन सहन के कारण लड़कियों में PCOS, PCOD की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसी तरह जो बॉयज़ हैं, उनमें एक जगह ज़्यादा बैठे रहने के कारण, एक स्थान पर ज़्यादा रहने के कारण, मूवमेंट कम होने के कारण इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ गया है। तनावयुक्त जीवन जीने के कारण जितना मानसिक तनाव लोग जीवन में ग्रसित हो रहे हैं, उससे भी इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। उसके कॉज हैं, क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा क्या हो गया है कि संतान उत्पत्ति में ये लोग सक्षम नहीं हो रहे हैं? इसके लिए आयुर्वेद बहुत कुछ सिखाता है। इसकी चिकित्सा में औषधि तो है ही। हमारा तो एक पूरा गाय पर, तो गाय के दुग्ध का सेवन कैसे किया जाए, कैसे संतान की प्राप्ति हो, किस प्रकार की संतान आपको चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा, ये सब आयुर्वेद बताता है। और अगर रोग हैं, दोष हैं, प्रॉब्लम है, स्त्री रोग में कोई प्रॉब्लम है, पुरुषों का भी अगर प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों का निदान हमारे आयुर्वेद में है। और पंचकर्मा के द्वारा इसकी चिकित्सा सफल चिकित्सा होती है। इसका लाभ उठाना चाहिए लोगों को, और ज़्यादा भटकने से अच्छा है कि पहले ही इस क्षेत्र में आ जाएं, ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। विशद व्याख्या की गई है हमारे यहाँ संतान उत्पत्ति के लिए, प्रजा उत्पादन के लिए, और ऋषि मुनियों ने इसके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि संतान अच्छी उत्पन्न होगी तो हमारा देश, हमारा समाज भी स्वस्थ और अच्छा होगा। संतान उत्पन्न कर देना और विरूपता के साथ उत्पन्न करना फ़र्क है। उससे अच्छा ना हो तो ज़्यादा बेटर है ना? तो धरती को अगर हम कुछ दे रहे हैं, इस धरती पर हम कुछ ला रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल स्वस्थ मानसिक और शारीरिक रूप से होना चाहिए। थायराइड का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, उसके कारण भी हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो इन सब चीज़ों का निराकरण संभव है, और बहुत अच्छी प्रकार से संभव है। कई केसेस में मैंने इसका अपना चिकित्सा के दरमियान हमने इस पर सफलता पाई भी है। और हमारे हिसाब से प्रसन्न रहना जो अब भूल गए हैं लोग, खुशी समाप्त हो गई, कृत्रिम जीवन, आर्टिफिशियल लाइफ, सोच और एक अंदर की खुशी, प्रसन्नता, वो लाना बहुत ज़रूरी है। आपको बताने के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि आपका कहा जाता है हनीमून पे जाए हैं, तो ये हनीमून मीन्स क्या? आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कपल को प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना। ये हार्मोनल चेंजेस है, हार्मोन्स का काम है। तो अगर आपके टेंशनाइज लाइफ से हमेशा 24 आवर्स अगर आप तनाव में रहते हैं और आर्टिफिशियल लाइफ लीड करते हैं, तो जो हार्मोन्स सिक्रेट होना चाहिए उसमें वो ब्लॉकेज आ जाता है, कमी आ जाती है। इसलिए ऐसा कुछ करें अपने जीवन में, काम के साथ साथ अपने जीवन को खुश बनाएं, खुशहाल बनाएं,
और सोच बदलें, खान पान बदलें, रहन सहन बदलें और आयुर्वेद आपके साथ है। संस्कार है आयुर्वेद, संस्कारों से भरा हुआ है आयुर्वेद, संस्कार ही आयुर्वेद है। हमारे यहाँ 55 संस्कारिक क्रिया भी बताई गई है। तो ये संस्कार मतलब संस्कार है, तो इसका सहारा लें तो जीवन अच्छा बनेगा और हमारा समाज, हमारा भविष्य भी अच्छा बनेगा, देश अच्छा बनेगा। ये वर्ल्ड लेवल पर ऐसी चीज़ें सामने आएंगी। बाहर के विदेश के जो हैं हमारे लोग, देश जर्मन हैं, जर्मनी में, पोलैंड में हमारे देश से गायें जा रही हैं, देसी गायें हमारे यहाँ जर्सी गायें आ रही हैं। हम इतने बेवकूफ़ हो चुके हैं कि हमारी अपनी देसी गायें बाहर जा रही हैं और जर्सी गायों का प्रयोग हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और संतान उत्पत्ति के लिए आयुर्वेद में गायों के दूध का बहुत महत्व बताया गया है। इसलिए मैंने इस विषय को आपके सामने उठाया ताकि इस विषय पर विचार किया जाए और अपने देश में ख़ासकर देसी गाय का दूध का सेवन ज़रूर करवाएं, ताकि और शुद्ध दूध अमृत है लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा उसका सेवन ना करें। वो आपको रोग ग्रसित बनाएगा। जैसे आप अन्य जानवर पालते हैं वैसे गाय को पालन करना प्रारंभ कीजिए और उसका सेवन करिए। तो हमको आशा है और उम्मीद पूरी है और पूरा विश्वास है कि प्रजा उत्पादन में, संतान उत्पत्ति में अधिक बाधाएं नहीं आएंगी। थोड़ा सेवा भाव भी होगा, सुधार भी होगा, सही आहार विहार भी होगा और कोई ख़ास परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इतना आर्टिफिशियल जो आज आप जानते ही होंगे अब्यूज़ वगैरह चल रहा है, तो इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइफ पर जीना भी संभव नहीं होगा। तो आयुर्वेद का सहारा लेना अच्छा रहेगा इस विषय में। पंचकर्म बहुत काम करता है। उत्तरवस्थी इसकी चिकित्सा होती है। शोधन के साथ साथ उत्तरवस्थी दी जाती है जो बहुत कारगर है। औषधियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं इसमें, जिनका पालन करना चाहिए। पुनः एक बार बोलूँगा कि आपके पास चिकित्सा से संबंधित बातों का ख़जाना है। मैं आपसे जितना पूछूं उतना कम है और आपने जो कुछ भी बताया वो सच में बहुत जानकारी भरा था। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए। और दर्शकों, आपसे भी विनम्रतापूर्वक आग्रह करूँगा कि मैम ने जितनी भी बातें कही, जो कुछ भी बताया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसे अपने जीवन में उतारिए और कोशिश करिए अपना आहार विहार आचरण सबको शुद्ध और सहज बनाइए ताकि आपका जीवन भी सहज हो सके। तो मैं आशा करता हूं कि आपको SD मोशन पिक्चर्स की ये प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी होगी। आप जान पाए होंगे कि पंचकर्म और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो अपना प्यार, अपना स्नेह लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा और बहुत अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। एंकर एम कुमार मेडी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।